हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक नए प्रोफेशनल लेके आऊंगी जो इस अवेयरनेस कैंपेन में हमें सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डॉक्टर तनुजा कौशल जी को, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शी इज एमफिल पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट एंड फॉर्मेरली एम्स न्यू दिल्ली एंड जीएमसीएच चंडीगढ़। सो पेरेंट्स, आज जो ये सिम्टम्स बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपके सामने बताएंगे वो आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि कुछ महीने के बच्चे से अगर हमें पता चल जाए कि मेरा बच्चा ऑटिज्म की तरफ बढ़ रहा है तो हम अर्ली इंटरवेंशन से अपने बच्चे को काफी हद तक कवर कर सकते हैं। आइए, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि हम कुछ फैमिलीज का इमोशनल टर्मोइल रोक सकें। राइट? आइए सुनते हैं डॉक्टर तनुजा कौशल जी को। Hello everybody, my name is Dr. Tanuja Kaushal. I am a clinical psychologist practicing in गुड़गांव। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के रिगार्डिंग आज हम पेरेंट्स के दो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, जिनमें से पहला सवाल है कि जल्दी से जल्दी कितनी उम्र पे हमें पता चल सकता है कि बच्चा जो है ऑटिज्म के रिस्क पर है। सेकेंडली, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा शायद ऑटिज्म के रिस्क पर है। जब हम ये सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे तब हम ये भी समझेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स को नॉर्मल लगते हैं लेकिन वो ऑटिज्म को इंडिकेट कर रहे हो सकते हैं, वर्सेस कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमें लग रहा है कि ये ऑटिज्म इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन वो डेवलपमेंट के नॉर्मल इंडिकेटर्स एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। सो लेट्स एड्रेस फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी किस उम्र पे पता चलाया जा सकता है कि बच्चे में ऑटिज्म का रिस्क है? सो देखिए, कुछ बच्चों में 12 महीने की आयु में ही आपको कुछ कुछ इंडिकेटर्स, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, और कुछ बच्चों में 24 महीने की आयु तक, यानी 2 साल की उम्र तक भी कहना मुश्किल होता है कि इस बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण डेवलप होंगे। इनफैक्ट जो बच्चों में 2 साल की आयु तक कोई लक्षण नहीं होते, वो बड़े नॉर्मली डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन बिटवीन द एज ऑफ 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स आपको उनमें कुछ कुछ चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि कुछ एरियाज में डेवलपमेंट जो है ऑलमोस्ट स्टॉप की तरह हो जाना, या फिर ऑलरेडी डेवलप्ड जो स्किल्स हैं उनका लूज आउट हो जाना। जैसे कि स्पीच के एरिया में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि बच्चा कुछ वर्ड्स बोल रहा था लेकिन 18 महीने की आयु तक आते आते, 24 महीने की आयु तक आते आते बच्चा वो वर्ड्स को बोलना स्टॉप कर देता है और न्यू लैंग्वेज का डेवलपमेंट, न्यू स्पीच का डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियसली बच्चा वॉज सेइंग मम्मा पापा, चलो, खाना, पानी, लेकिन अब बच्चा 18 महीने पे उसने, या 24 महीने तक आते आते उसने ये वर्ड्स बोलने स्टॉप कर दिए। सो टू एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द एज ऑफ 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स, डिपेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, हम पता चला सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म के रिस्क पर है। बाय द एज ऑफ 3 years हम ऑटिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं। Now the second set of questions wherein we are talking about कि कौन से रेड फ्लैग साइंस है, कौन से लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चे को ऑटिज्म का रिस्क है या नहीं है। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। पहला, कौन से लक्षणों को आप देख सकते हैं जो ऑटिज्म को इंडिकेट करते हैं, वर्सेस कौन सी चीजें 12 महीने से 24 महीने में जनरली बच्चे एग्जिबिट करते हैं, ये बिहेवियर्स नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन अगर बच्चा इनको एग्जिबिट नहीं कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑटिज्म। सो पहले बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जो बहुत ही क्लियरली बच्चों में दिखते हैं। पहला लक्षण है ओवरली फजी चाइल्ड, यानी कि इतना उद्यमी बच्चा है कि अगर वो अपसेट हो जाता है तो उसको चुप कराना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। पूरी फैमिली लग जाती है लेकिन उस बच्चे को चुप कराना, सेटल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब नॉर्मली भी ये बच्चों में कभी कभी हो सकता है, वंस इन अ वाइल बच्चों को चुप कराना, मैनेज करना मुश्किल पेरेंट्स के लिए हो सकता है, लेकिन अगर ये लगातार ही ये पैटर्न डेवलप्ड है, हमेशा ही ये पैटर्न है कि अगर वो एक बार अपसेट हो गया, इट बिकम्स अ फैमिली टास्क, वेरी टीडियस टास्क, उसको सूद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है, हाईली फजी, हाईली इरिटेबल चाइल्ड है, दैट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ ऑटिज्म। सेकेंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो अगर आप बच्चे को कोई नया खिलौना दे रहे हैं तो उसकी तरफ बच्चे का कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है,
कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है बच्चा नए खिलौने में, या कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिखा रहा है, उसने खिलौना में भी वो ले लेगा आपके हाथ से और ले जाकर अपना खेलने लगेगा। लेकिन जनरली नॉर्मली बिहेवियर क्या होगा, अगर आप कोई नया टॉय बच्चे को देते हैं, बहुत ही खिलखिला के, हंस के, जंपिंग करता हुआ वो आपसे टॉय लेगा, और हो सकता है इफ यू आर लकी द चाइल्ड में से थैंक्स टू यू, राइट। अनदर वेरी कॉमन इंडिकेटर इज प्लेज विद टॉय इन एन अनयूजुअल वे, असामान्य तरीके से खिलौने के साथ खेलना। अगर आपने बच्चे को कार दी है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी कार के साथ ना खेलकर केवल एक पहिए को घुमाते रहना, या फिर पूरी कार से प्ले ना कर कर उसके एक हेडलाइट से प्ले करते रहना। सो नॉर्मली अगर आप बच्चों में देखेंगे तो वंस इन अ वाइल ऐसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है कि आपने कोई भी एक टॉय बच्चे को गिफ्ट दिया, एक डायनासोर दिया, तो वो टेल में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कैसे मुड़ी हुई है, कैसी है। वो नॉर्मल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली बच्चे का यही व्यवहार है कि वो पूरे टॉय से कभी प्ले ही नहीं करता है, उसके किसी एक पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा ओवरली कंसर्न्ड हो जाता है, या एक पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा खेलने लगता है, दैट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ ऑटिज्म। Now, another commonly found symptom is unusual body or hand movements. अनयूजुअल बॉडी और हैंड मूवमेंट्स यानी कि हाथों को बहुत ही असामान्य आपको हैंड मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, जिनमें कॉमन हैंड मूवमेंट्स हैं फ्लिकिंग, ऐसे बच्चा रिपीटेडली अपना कुछ कुछ काम कर रहा है, खेल रहा है, कुछ देख रहा है, टीवी देख रहा है, लेकिन ये हैंड मूवमेंट्स कुछ ना कुछ चलती रहेगी। या फिर इस तरह से हाथों को बंद करना खोलना, ये चलता रहेगा। हैंड फ्लैपिंग, दीज आर वेरी कॉमन साइंस। बॉडी मूवमेंट्स की अगर आप बात करें तो आगे पीछे रॉक करना, झूलना, एक जगह खड़े होकर गोल गोल घूमते रहना, एक्सेसिव रनिंग, जंपिंग, ये बहुत ही कॉमन बॉडी एंड हैंड मूवमेंट्स हैं जो कि ऑटिज्म की तरफ इशारा कर रही हो सकती हैं। इसके अलावा अनदर कॉमनली फाउंड फाउंड साइन इज कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पूरा दिन घूमते रहना, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लगाव होना, जैसे कि कोई टेडी बियर, कोई माँ का दुपट्टा, या कोई भी एक आइटम जो बच्चे को एक्सेसिव जिसके साथ लगाव है, कोई टाल और एनीथिंग। नाउ नॉर्मली भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अपना फेवरेट टेडी बियर लेकर सोने की आदत है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ ऑल राइट। मॉर्निंग में बच्चा उठता है, टेडी बियर को छोड़ के अपने बाकी सब काम जो है, जो एक्टिविटीज़ हैं डे टाइम की, वो नॉर्मली बच्चा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ऑटिज्म का लक्षण है तो वो बार 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 उसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, उसको उठाकर हमेशा चाहेगा कि वो मेरे हाथ में रहे, मेरे साथ में रहे। फाइनली जो लक्षण देखने को मिल सकता है वो है अनयूजुअल टोन और बैबलिंग। बात करने के स्टाइल में एक मोनोटनी, वर्ड्स जो वो यूज कर रहा है वो असामान्य आपको लगेंगे, नॉर्मल स्पीच नहीं लगेगा। सो ये तो बात हुई जो साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन द एज ऑफ 12 टू 24 मंथ्स, ये दिख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उन बिहेवियर्स के बारे में जो कि 12 से 24 महीने की आयु में कॉमनली देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर्स जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है हमारे बच्चे में मिसिंग है, तो वो भी इंडिकेट कर सकते हैं ऑटिज्म के रिस्क की ओर। जिनमें से पहला जो बिहेवियर है वो है पॉइंटिंग बिहेवियर। पॉइंटिंग बिहेवियर यानी कि अगर आपने बच्चे को दो चीज़ें पूछी कि आपको चॉकलेट चाहिए या कैंडी, तो जनरली एक नॉर्मली डेवलपिंग चाइल्ड जो है बहुत ही एंथुसियास्टिकली, हैप्पीली पॉइंट करेगा दैट आई वांट कैंडी और आई वांट चॉकलेट। लेकिन अगर हमारा बच्चे में कोई ऑटिज्म के लक्षण आ रहे हैं या डेवलप हो चुके हैं, तो पॉइंटिंग में बी अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। या तो वो पॉइंट नहीं करेगा, आप आएगा और आपके हाथ से चीज़ मोस्ट लाइकली लेकर चला जाएगा और अपना उसको एंजॉय करने लगेगा। या फिर इमेच्योर पॉइंटिंग हो सकती है, यानी कि माँ का हाथ पॉइंट कराना कि वो चीज़ चाहिए। अगर किचन में आप ले गए, उसको क्या चाहिए, तो मदर के हाथ से वो पॉइंट करेगा। सो पॉइंटिंग जो कि एक नॉर्मली डेवलपिंग चाइल्ड में नॉर्मल बिहेवियर है पॉइंटिंग वाला, वो चाइल्ड में या तो इमेच्योर वे में प्रेजेंट होगा, या तो बिल्कुल ही वो बिहेवियर जो है एब्सेंट होगा। सेकंड, नॉर्मली डेवलपिंग चाइल्ड में जो देखा जाता है बैबलिंग, या फिर रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, जहाँ पे बच्चा कुछ कह रहा है, फिर माँ कुछ कह रही है, फिर माँ कुछ कह रही है, बच्चा कुछ कह रहा है। दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन और नॉर्मल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, बट अगर ये हमारे बच्चे में मिसिंग है, दिस कैन बी एन इंडिकेटर। अनदर कॉमन जो नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है वो फीचर होता है अटेंशन सीकिंग। बच्चों में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का होना नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, जहाँ पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, खेल के दिखाता है, डांस करके दिखाता है, अपने टॉयज़ को दिखाता है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे में ये चीज़ मिसिंग है, रादर वो ये चाह रहा है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ना दे, अपना ही सॉलिटरी प्ले कर रहा है, अपने ही वर्ल्ड में वो खुश है,
तो ये भी एक साइन हो सकता है ऑटिज्म की तरफ, ये एक इंडिकेटर हो सकता है। नेक्स्ट इज सोशल स्माइल। आपने बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराया तो कॉमनली नॉर्मली या तो बच्चा शर्माएगा या आपकी तरफ देख के मुस्कुराएगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे में अगेन ऑटिज्म का रिस्क हमें लग रहा है तो नॉर्मल जो सोशल स्माइल है, एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराना, स्माइल करना, वो मिसिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट साइन है या मोस्ट कॉमनली नोन सिम्टम है ऑटिज्म का, नॉर्मल बच्चों में आई कांटेक्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर हमारे बच्चे में हमें लग रहा है कि ऑटिज्म के कुछ लक्षण डेवलप हो रहे हैं तो आई कांटेक्ट बच्चा जहां हो सके आंख को चुराने की, या जहां हो सके उसे लगे कि मैं आंख नहीं मिलाना चाहता, आंख नहीं मिलाएगा बच्चा। सो आई कांटेक्ट डिस्टर्ब्ड होना या एब्सेंट होना या अनस्टेबल होना, वो भी एक लक्षण ऑटिज्म का हो सकता है। अनदर पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इज कुछ वर्ड्स का आना 12 से 14 महीने के बीच में। अगर हमारे बच्चे में 12 से 12 टू 14 मंथ्स के बीच में कोई भी वर्ड्स नहीं आए हैं तो वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है। बेटर है कि हम किसी प्रोफेशनल की सहायता इसमें लें। अनदर पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इज शोइंग इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट दिखाना। पार्क ले गए हैं आप तो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलना, ना कि उनके पीछे पीछे भागते रहना या फिर अकेले बैठकर सॉलिटरी प्ले करना, अकेले खेलना। नेक्स्ट नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट इज कडलिंग। बच्चों को पसंद होता है माँ बाप की गोद में बैठना, खेलना, उनको हग करना, प्यार करना, गले से लगाना। लेकिन अगर ऑटिज्म की हमें संभावना लग रही है तो बच्चे को पसंद नहीं होगी कडलिंग, हगिंग, सिटिंग इन द लैप। वंस इन अ वाइल जो उनके बहुत ही प्यारे एक प्रेफर्ड पेरेंट हैं या कोई रिलेटिव है, उनके साथ कभी वंस इन अ वाइल वो बैठ सकता है, खेल सकता है, कडल कर सकता है, बट मोस्टली बच्चा जो है कडलिंग को, सिटिंग इन द लैप को, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू नेम। आपने बच्चे का नाम लेकर पुकारा, बच्चा आपकी तरफ देखता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऑटिज्म का रिस्क है, आप बच्चे का नाम पुकारते रहेंगे, वो सिर्फ तभी देखेगा जब वो नीड बेस्ड है। यानी आप बोल रहे हैं कि कैंडी ले लो, राहुल कैंडी ले लो, तब वो आपकी तरफ देखेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ बोला राहुल राहुल राहुल, आप जितनी मर्जी बार बुलाते रहिए, बच्चा आपकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पेरेंट्स को समटाइम्स लगता है कि शायद बच्चे की हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको सुनाई नहीं देता। सो इन जनरल ऑल्सो वी रिकमेंड कि बिफोर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म आप एक हियरिंग जांच जो है, ऑडिटरी जांच जो है, वो आप बच्चे की करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है ओवरलैपिंग लग सकते हैं। हमें लग सकता है कि ऑटिज्म के लक्षण है, जबकि वो जो साइंस होते हैं वो हो सकते हैं, जो साइंस होते हैं वो हो सकते हैं हियरिंग प्रॉब्लम के। सो एक हियरिंग टेस्ट करा लेना भी जो है वो रिकमेंडेड रहता है। अनदर थिंग इज शोइंग इंटरेस्ट और अपना कुछ भी आपने अचीव किया बच्चे ने, वो आके माँ बाप से शेयर करना। कोई ड्राइंग बनाई, कोई पजल कंप्लीट की या कोई कार्टून कैरेक्टर उनको पसंद आया तो मम्मी पापा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना। लेकिन अगर ऑटिज्म की समस्या है तो वो अपने ही दुनिया में खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जो है, बहुत ही कॉमनली बच्चे जो है अगर ऑटिज्म की दिक्कत है भी तब भी पजल्स वगैरह सॉल्व करना वो सब बैठ के कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं दिखाएंगे कि देखो मैंने क्या किया, जो कि नॉर्मली बच्चों में ये बिहेवियर देखने को मिलता है। So most of the signs and symptoms, red flag signs, we have covered in this video. I hope it was helpful and thank you very much. पेरेंट्स, होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड ये जो पेरेंट्स ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते हैं, मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनको दे शुड गो फॉर काउंसलिंग्स एंड जो बेस्ट प्रोफेशनल हैं वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स। तो मेरे हिसाब से खुद से अंदर ही अंदर लड़ने से बेटर है, या पड़ोसी क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, इट्स रेदर कि आपको अपनी काउंसलिंग्स करानी चाहिए बेस्ट सूटेड प्रोफेशनल से, जो कि एक्चुअल में काउंसलिंग करने के लिए ही हैं। ओके, सो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, ओपन अप हैं, आपको वहां से बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। सो पेरेंट्स, जो लास्ट स्पीच एंड लैंग्वेज पे हम लोग एपिसोड शुरू किए हैं उसका जो Q&A है वो मैं मंडे पोस्ट करूंगी। प्लीज पेरेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।